रोगी प्रवेश के बाद जो है रोगी प्रतिग्रहण, रोगी प्रतिग्रहण भी कुछ मैंने उसमें बताया था। रोगी प्रतिग्रहण जिसमें मैंने बताया था अगर रोगी की परिचर्या की जाती है तो रोगी की परिचर्या देखने के बाद से यह निर्धारित करता है वैद्य की रोगी जो है दीर्घकालिक बीमारी से ग्रसित है या अल्पकालिक बीमारी से ग्रसित है। उसके बाद से वह उपस्थाता को रोगी को सौंप देता है और उसके बाद से वह निर्धारित करता है कि रोगी का अस्पताल में प्रतिग्रहण करना है या नहीं करना है। लंबी प्रक्रिया तक उसकी चिकित्सा होनी है नहीं होनी है वो प्रतिग्रहण के उपरांत ही पता किया जाता है, जिसमें वार्ड प्रबंधन भी आपको जानना है। प्रतिग्रहण में वार्ड प्रबंधन जानना है जिसमें आपको बताया जाएगा या जानना है कि वार्ड क्या है, वार्ड में कैसे रोगी को प्रतिग्रहण कराया जाता है, कैसे उसको शैया दी जाती है या शैया की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोगी प्रतिग्रहण की, जिसमें बताया गया रोगी अगर दीर्घकालीन बीमारी से ग्रसित है, दीर्घकालीन बीमारी से ग्रसित है तो उसको अस्पताल में किसी वार्ड में रखा जाता है और शैया प्रदान की जाती है। उस शैया पर उसकी जो चिकित्सा है या परिचर्या है की जाती है। अब शैया में भी आप देखें तो शैया प्रबंधन है, शैया के प्रकार है, जो कि अगला टॉपिक है आपको मिलेगा। तो रोगी प्रतिग्रहण आप समझ गए होंगे क्योंकि पिछली वीडियो में भी रोगी प्रतिग्रहण पे कुछ बातें हुई थी। और रोगी प्रतिग्रहण के डायरेक्टली जो बाद का जो टॉपिक है वो है शयन। तो शयन पे बात करते हैं कि शयन क्या है। शयन में अगर बात करेंगे तो शयन का मतलब शयन कक्ष, आप सुने होंगे कि शयन जो है डायरेक्टली शयन कक्ष से संबंधित है। शयन यदि करना है तो उसके लिए कक्ष का निर्धारण है जिसको हम शयन कक्ष कहते हैं। और शयन जो है विश्राम से संबंधित है, शयन है विश्राम से संबंधित। और विश्राम वह जो कि किसी शैया पर हो या किसी कक्ष विशेष में किया जाए तो उसे ही हम विश्राम कहते हैं। और रोगी का विश्राम जो है उसकी शैया पर ही पॉसिबल है, उसकी शैया पर ही हो सकता है, संभव उसकी शैया पर ही है। तो इसलिए शयन की जब बात करेंगे तब वहां पे बात आएगी शैया की, और वह शैया ऐसी होनी चाहिए जहां पे रोगी को पर्याप्त मात्रा में सुख मिले या सुखप्रद जो आराम जो है वो महसूस हो रोगी को। तब हम कह सकते हैं कि वह शयन कक्ष का प्रबंधन इस प्रकार से किया गया है कि रोगी को जटिलता नहीं हो रही है शयन करने में या विश्राम करने में। जैसे ही रोगी को शयन से संबंधित चीजें मिल जाती हैं, यदि शैया का प्रबंधन जो है सही ढंग से हुआ है तो वह सुखप्रद विश्राम भी ग्रहण कर लेता है, सुखप्रद विश्राम जो है वह प्राप्त करता है। और उस विश्राम के अंतर्गत उसकी जो परिचर्या होती है तो स्वास्थ्य लाभ जल्दी प्राप्त होता है। फिर से एक बार शुरू से समझ लीजिए कि जब प्रतिग्रहण रोगी का हो जाता है तो रोगी के प्रतिग्रहण के बाद उसको एक वार्ड दे दिया जाता है जहां पे उसकी परिचर्या होनी है, एक बेड मिल जाता है मतलब शैया मिल जाता है। और जब शैया मिल जाता है तो शयन से संबंधित अगर चीजें अगर जानेंगे तो शयन का मतलब यह है कि रोगी को विश्राम करना है, जहां पे जो उसकी शैया है रोगी दवा लेने के बाद से या औषधि ग्रहण करने के बाद से अपनी शैया पे विश्राम करेगा। उसके बाद से जब शयन से आगे बढ़ेंगे तो फिर विश्राम के बाद जो चीज आती है जिसको हम कहते हैं निद्रा। अब जब शयन की बात करेंगे तो निद्रा की भी बात करेंगे। शयन में एक चीज आपको नहीं ध्यान में रखना है, शयन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे वातावरण जो है वातावरण उसको सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए। इसकी व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वह निद्रा के लिए बताया गया। वातावरण का सही ढंग से व्यवस्थित करना है क्या, इसको जान लेते हैं। तो वातावरण का सही ढंग से व्यवस्थित करने से तात्पर्य है कि विश्राम हेतु आसपास के जो लोग हैं अगर शोर कर रहे हैं तो उनको चुप कराना या शोर नहीं होने देना। तो यदि कोई विश्राम कर रहा है तो दिन में भी विश्राम कर सकता है, दोपहर में भी कर सकता है और प्रातःकालीन भी विश्राम वह कर सकता है। तो विश्राम करने में अगर देखें तो शोरगुल हम हर समय अस्पताल में बंद नहीं करा सकते हैं, जिसमें रोगियों की आवाजाही होती है और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनकी भी आवाजाही होती है, जिससे जो शयन
है उसमें खलल पड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि रोगी शयन कर रहा है, सो नहीं रहा है। लेकिन वही बात जब शयन के उपरांत उसके निद्रा की आएगी, जब निद्रा की बात आएगी रोगी की, तो निद्रा का मतलब यह हो गया कि शयन के उपरांत जब उसको बहुत ज्यादा आराम प्राप्त हो रहा है, अब उसको निद्रा आ रही है। अब निद्रा भी दोपहर में उसको आ सकती है, सायं काल में भी आ सकती है और रात्रि में भी आ सकती है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आराम जितनी बढ़िया तरीके से होगी और जितना उसको सुख प्रदान मिलेगा रोगी को, उसके स्वास्थ्य पे एक अच्छा असर पड़ेगा। तो यदि रोगी आराम करते करते सो गया, यदि दोपहर में सो गया, सायंकाल में सो गया, तो यहां पे शोरगुल जो बंद है कराना संभव नहीं है। लेकिन तब भी कई बार कहा गया है कि रोगियों को हमेशा प्रशांत कक्ष ही प्रदान करना चाहिए। प्रशांत कक्ष का मतलब ये ऐसा कक्ष जहां पर ज्यादा आवाजाही ना हो और जहां पे शोरगुल न पहुंचे, या ये कह सकते हैं कि अलग से ऐसा वार्ड रोगी को प्रदान किया जाए जहां पे रोगी की परिचर्या अलग से की जाए और लंबे समय तक परिचर्या चले, जहां पे कोई अलग अलग जो रोगी है या अभिभावक है उनकी आवाजाही न हो। तो निद्रा की अगर बात करेंगे तो उसका महत्व कब है? रात्रि में। लेकिन रोगी को रोग है तो वह जितना सोएगा, जितनी अच्छी नींद लेगा, उसके हिसाब से उसका स्वास्थ्य उतना अच्छी या उतने जल्दी सही होगा। तो निद्रा भी हो गया। शयन में अगर आपने शय्या का प्रबंधन अगर करना है आपको, तो वो शयन के लिए भी करना है और निद्रा के लिए भी आपको शय्या का प्रबंधन करना है। और शय्या के प्रबंधन में आपको जरूरी चीज क्या देखनी है? यदि शय्या के प्रबंधन में आप देखेंगे, शय्या का प्रबंधन अगर देखेंगे तो प्रबंधन में, शय्या के प्रबंधन में आपको रोगी की परिचर्या के अंतर्गत, रोगी की परिचर्या जो कर रहे हैं उनके अंतर्गत आपको क्या करना है? उसका बिस्तर तैयार करना है, रोगी का बिस्तर तैयार करना है। और बिस्तर कैसा होना चाहिए? बिस्तर रोगी के रोगानुसार होना चाहिए, रोगानुसार होना चाहिए। तो रोगी का जो बिस्तर है या बिस्तर का प्रबंधन अगर आप करेंगे तो रोगी के रोगानुसार उसके बिस्तर का प्रबंधन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें, अगर किसी रोगी को व्रण हुआ है, व्रण या पृष्ठ व्रण अगर कहें, व्रण हुआ है या पृष्ठ व्रण, तो पृष्ठ व्रण का तात्पर्य है कि पीठ में अगर फोड़े हो गए हैं, तो पीठ में फोड़े हो गए हैं तो उसके लिए सख्त बिस्तर या सामान्य बिस्तर उपयुक्त नहीं है। अगर उस बिस्तर पे रोगी को सुलाया जाएगा या निद्रा लाने का प्रयास किया जाएगा या उसे शयन कराने का प्रयास किया जाएगा, तो वह उसके लिए कठिनप्रद होगा या बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, जिससे वह सो नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? कोशिश ये करना है कि बिस्तर इस हिसाब से तैयार किया जाए या शय्या में बिस्तर इस हिसाब से होना चाहिए जो गद्दीदार हो, जिसमें शय्या प्रबंधन यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो गादी वर्ड आया होगा कि गादी का प्रयोग किया जाए। तो गादी मतलब वही जो गद्दे हैं उन्हीं को कहा गया, लेकिन वह सामान्य जो गद्दे हमारे घरों में प्रयोग में लिए जाते हैं उनसे भिन्न होते हैं, जो रोगियों को प्रयोग में लाए जाते हैं। वहां पे जो भी सूत पड़ा होता है गद्दों के अंदर, उनकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं, जिससे अगर व्रण पृष्ठ हुआ है, किसी को पृष्ठ व्रण हुआ है रोगी को, तो अगर उस पे वह सोता है तो पीठ में दर्द नहीं होता है और उससे निद्रा उसको आराम से आएगी। उसी तरह से यदि कोई ऐसा रोगी है जो अग्निशमन पीड़ित हो, अग्निशमन पीड़ित हो, मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसको आग से पीड़ित हो गया होगा या उसका जो शरीर है जल गया होगा, तो पीठ अगर जल गई या सामने के हिस्से जल गए जहां से उसको करवट बदलना है या जिस हिसाब से वहां पे बिस्तर पे सोना है, तो उनको दिक्कत कब होगी? जब उनको बिस्तर पे सुलाया जाएगा। तो जब अग्निशमन हुआ है तो जो फफोले होते हैं या जो विस्फोट होता है, फफोले या विस्फोट, विस्फोट को भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब छाले पूरी तरह से फूल जाए और किसी तरह से घर्षण होकर के वो फूट जाते हैं, तो उनको आयुर्वेद में व्याधि में विस्फोट कहा गया है।
और ये विस्फोट जब बिस्तर से चिपकते हैं तो बहुत ज्यादा कष्टप्रद होते हैं। तो इसलिए रोगी को हमें इस हिसाब से उनकी परिचर्या करनी है, शैया प्रदान करना है कि घर्षण न हो पाए, चादरें ऐसी लगानी है उस पे जो अत्यधिक मुलायम हो, ज्यादा खुरदुरे ना हो, नहीं तो उसके व्रण क्या होंगे या जो फफोले हैं वो फूट जाएंगे और रोगी को बहुत ज्यादा कष्ट होगा। तो यहाँ पे दिमाग में आपको ये रखना है कि रोगी का जो शैया प्रबंधन है जब परिचर्या के अंतर्गत किया जा रहा है और उसको नींद लाने का प्रयास किया जा रहा है तो वहां पे बिस्तर का चयन जो है उपचारिकाओं के द्वारा या परिचारक के द्वारा इस हिसाब से करना है कि उसकी रोग की प्रकृति क्या है जिससे उसको कष्ट न हो और वह लंबी जो नींद है वो प्राप्त कर सके ताकि वह स्वास्थ्य लाभ जल्दी प्राप्त करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका शैया। शयन में शैया आपने पढ़ा, शैया आपको अलग से भी पढ़ना है, शैया प्रबंधन अलग से भी पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जब शयन पूछा जाएगा तो शैया भी पूछ सकता है, शैया प्रबंधन भी पूछ सकता है, विश्राम भी पूछ लेगा। विश्राम और शयन है तो आप दिमाग में यही रखिएगा, शयन का डायरेक्टली जो अर्थ होता है विश्राम से ही है, मतलब आराम करना, सोने से नहीं है, जिसमें हम सोने का मतलब आंख बंद करके नींद प्राप्त करना होता है। लेकिन जब शयन बोलेंगे तो हम लेट भी सकते हैं, लेकिन नींद से संबंध हमारा नहीं है। लेकिन वही चीज जब आप विश्राम बहुत अत्यधिक समय तक कर रहे हैं तो उसमें नींद भी आ सकती है। और अगर आपको नींद लेना है तो शैया की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन शयन के लिए आप बैठ करके भी शयन कर सकते हैं, बैठ के भी शयन कर सकते हैं, किसी चीज से सहारा लेकर के भी शयन कर सकते हैं। लेकिन सोना है तो हमें शैया की आवश्यकता पड़ेगी, खड़े खड़े नहीं सो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शयन। अब शयन के बाद से जो टॉपिक है आपका, शयन के बाद से है स्नान। स्नान को भी देख लेते हैं। इसमें हम 4 से 5 टॉपिक आपका खत्म कर देंगे और आप क्या कीजिए कि उसका नोट्स तैयार कीजिए। इसमें आपके 4 से 5 टॉपिक खत्म होंगे। रोगी प्रवेश आप पढ़े हैं, रोगी प्रतिग्रहण पढ़े हैं, शयन पढ़े हैं आप। शयन के बाद से आपने निद्रा भी पढ़ ली और शैया प्रबंधन के अंतर्गत आपने शैया का प्रबंधन भी देखा, शैया के प्रकार भी देखे जो रोगी के रोगानुसार आपको बनाना है। फिर उसके बाद से स्नान है। उसके बाद से अगर देखें तो स्नान में बस इतना ही है। अब यहाँ पे स्नान की बात करेंगे तो आचार्यों के अनुसार भी कह सकते हैं, आधुनिकता के आधार पे भी कह सकते हैं। आधुनिक समय में स्नान जो है रोगी को कराया जा रहा है तो उनकी रोग की प्रकृति जान करके, तो रोगी जिस रोग से पीड़ित है और अगर चिकित्सक या वैद्य ने जो स्नान करने के लिए सुझाया है या वैद्य कहता है किसी रोगी की परिचर्या हो रही है और कहता है कि इनको नहलाना जरूरी है, तभी उपस्थाता या उपचारिका या परिचारिका का कर्तव्य होता है कि रोगी को नहलाया जाए। अगर मनाही है, वैद्य ने अगर मना किया है तो नहीं नहलाना है, और अगर कह रहा है, उसने आदेशित किया है कि रोगी को स्नान कराना है तो नहलाएंगे। यहाँ पे नहलाने से पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जिस रोगी को नहलाया जा रहा है वह किस रोग से पीड़ित है, रोग पीड़ित जान लेना है कि किस रोग से पीड़ित है। एक तो ये हो गया। उसके बाद से रोग का प्रकार क्या है, रोग के प्रकार क्या है, मतलब कि किस रोग के अंतर्गत रोगी आ रहा है। तो रोग के प्रकार में बस 2 रोगों का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। एक तो संसर्जित रोग या रोग का संसर्जन, जिसको हम कह रहे हैं संसर्जित रोग या संसर्जन रोग, और एक जो है विसंक्रमित या विसंक्रमण रोग या ऐसा रोग जिसमें संक्रमण तो रोगी को हुआ है लेकिन वह संक्रमण बस रोगी के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, किसी अन्य तक वह बीमारी नहीं पहुंचेगी। सबसे ज्यादा संभावना इसमें होती है। संसर्जन कहने का मतलब क्या, रोगी ऐसे रोग से प्रभावित है कि अगर उसे बीमारी हुई है तो वह बीमारी किसी और के शरीर में भी जा सकती है। तो यह ध्यान रखना है कि यदि रोगी को स्नान कराया जा रहा है तो अस्पताल में अगर स्नान कराया जाएगा तो स्नान की जो जगह होती है अस्पताल में निर्धारित होती है और उस स्थान को हम स्नानागार कहते हैं, स्नानागार। अगर रोगी जो है सामान्य कक्ष में भर्ती है या सामान्य कक्ष में उसकी परिचर्या चल रही है तो सामान्य कक्ष में, जिसको हम आधुनिक समय में जनरल वार्ड कहते हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक अस्पताल की बात करेंगे तो सामान्य परिचर्या हो गया, विशिष्ट परिचर्या आप आयुर्वेद से रिलेट करके ही पढ़िएगा।
सामान्य कक्ष में अगर रोगी को हम एडमिट कराते हैं तो वहां पे अलग अलग स्नानागार अलग अलग रोगियों के लिए नहीं मिलेगा। यह बस प्राइवेट हॉस्पिटल में ही संभव है, अस्पतालों में। अगर सामान्य कक्ष में जो स्नानागार है 2 से 3 है तो हमें यह तय करना होगा कि उस हिसाब से हमें रोगियों की श्रृंखला विभाजित करनी होगी और यह बताना होगा कि कौन सा रोगी किस रोग से पीड़ित है, कौन सा संसर्जित है और कौन सा विसंक्रमित रोगों से पीड़ित है, या कौन सी संक्रामक बीमारियां जो है उनके शरीर में नहीं है। जब हम भेद कर देंगे या विभाजित कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो संसर्जित रोग से पीड़ित है उनका जो स्नानागार है, उनका स्नानागार अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर संसर्जित रोग से पीड़ित व्यक्ति को सामान्य स्नानागार में स्नान अगर कराया गया और उसी में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष भी जाकर के नहा रहा है जो संसर्जित रोग से पीड़ित नहीं है, तो उसके अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आने से उस रोगी को भी वह रोग हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, किसी को राजक्षमा हुआ है, राजक्षमा मतलब टीबी, अगर किसी व्यक्ति विशेष को टीबी हुआ है तो टीबी के रोगी की अगर परिचर्या करते हैं तो वहां पे ध्यान ये देना है कि उसके जितने भी मल पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसी से ज्यादा नुकसान होता है। यदि वह रोगी कहीं थूकता है या नहाते समय मूत्र त्याग करता है या मल त्याग कहीं कर रहा है, उसके संपर्क में यदि डायरेक्टली कोई भी अगर ऐसा रोगी जिनको टीबी नहीं हुआ है उसके संपर्क में आ गया या उस स्नानागार में नहाने के लिए चला गया, उसकी सफाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है, तो उस रोगी को भी उस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो स्नान में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यह जो प्रश्न है परिचारिका, उपचारिका, परिचारक के लिए ही है, तो इसलिए आपको उस जगह पे अपने आप को परिचारिका, उपचारिका या उपचारक के दृष्टिकोण से ही सोचना होगा कि हमें उसकी परिचर्या करनी है, स्नान कराना है। तो हमें अगर भेद नहीं करेंगे, हम रोगी को अलग अलग नहीं रखेंगे, सामान्य स्नानागार में अगर स्नान कराएंगे तो जो रोग का कारण है वो एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाएगा। तो रोग के कारण को रोकना है ताकि सामान्य जो स्थिति बनी हुई है वार्ड में या कक्ष में वो बनी रहे। तो ये हो गया स्नान की बात। और हम बार बार कह रहे हैं कि आप सिलेबस लेकर के पढ़ा कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो स्नान के बाद जो टॉपिक है परीक्षण, तो स्नान के बाद अब परीक्षण की बात करते हैं। स्नान में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर स्नान से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, मतलब कि अगर आपको स्नान का कुछ टॉपिक जो है नहीं समझ में आया या पॉइंट वाइज कुछ चीजें छूट जाती है, आपको ये लगता है कि नहीं सर स्नान में थोड़ा सा और हमें जानना चाहिए था, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो स्नान के बाद से है परीक्षण। आपके सिलेबस में जो भर्ती का सिलेबस है इसमें जो चीजें दी हैं उसी के हिसाब से बता रहे हैं, और जो सामान्य जो परिचर्या आप पढ़ रहे हैं उसमें दोनों कंबाइन करके आपको बताया जा रहा है। सामान्य और विशिष्ट दोनों कंबाइन है। तो परीक्षण के अंतर्गत आप परीक्षण के अंतर्गत क्या पढ़ोगे, परीक्षण क्यों जरूरी है, परीक्षण किया क्यों जाता है। तो मैंने बताया है कि आप पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। एजुकेशनल वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें निदान मैंने पहले भी बताया। तो निदान के अंतर्गत ही परीक्षण आता है, निदान के अंतर्गत परीक्षण आता है, क्योंकि हम परीक्षण करके यह पता लगाते हैं कि रोगी के रोग का कारण क्या है। अब दो चीजें हो जाती है, बीमारी का कारण और कारक, कारण और कारक। अब कारण की बात करेंगे तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉज और इसको कहते हैं फैक्टर। तो दो चीजें हैं जो बीमारी से रोग पीड़ित को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम कारण के ऊपर काम करें तो हम चिकित्सा अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोग कारक के ऊपर काम करें तो चिकित्सा सही तरीके से हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, यदि कोई व्यक्ति विशेष है, अगर कहा जा रहा है कि वह मलेरिया से प्रभावित है या उसको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया रोग का कारण, मलेरिया रोग का कारण क्या है, मच्छर। और कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज जो है ऐसी मच्छर है जो काटती है तो मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया रोग का कारण है मादा एनाफिलीज। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो मलेरिया का जो कारण है वो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम। अब यहां से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बीमारी को ले आने का काम जो है मादा एनोफेलीज कर रही है, क्योंकि मादा एनोफेलीज के शरीर में यह जो प्रोटोजोआ है पहले से उपस्थित है। तो मतलब यह हुआ, इस बीमारी को ढोने का काम जो कर रहा है वह है मच्छर, और मच्छर हो गया मलेरिया के रोग का कारण। लेकिन यह बीमारी जो है जिसके थ्रू फैल रही है वह है प्लाज्मोडियम। जैसे ही मच्छर हमें काटता है तो उसके शरीर में जो प्रोटोजोआ होता है उसको वह शरीर में छोड़ देता है। जैसे ही प्लाज्मोडियम शरीर में चला जाता है तो यह द्विगुणन करने लगता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और कुछ समय बाद ये जो रोग है हमें हो जाता है। तो यहां पर जब रोग निदान की बात आती है तो कारण जो है हम बस उपचार में प्रयोग में लेते हैं, और चिकित्सा जब करनी होती है तो जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तब तक चिकित्सा संभव नहीं है। तो अपने दिमाग में यही रख करके सोचना है आपको कि परीक्षण की आवश्यकता कब पड़ती है, जब बीमारी के कारक के बारे में पता करना हो। तो बीमारी का कारक पता कैसे चलेगा, जब हम परीक्षण करेंगे। अब परीक्षण पे बात करते हैं। संभावना है कि आप ये कारण और कारक दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप बाद में बताइए, फिर मैं उस पर बात करूंगा। परीक्षण जो है सामान्य ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा साल आप बस परीक्षण ही पढ़ते रहोगे। तो परीक्षण अगर देखें तो शॉर्ट में बताते हैं आपको, परीक्षण दो ही है, भौतिक है और रासायनिक है। भौतिक और रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण का मतलब जिसमें रसायन का प्रयोग करके परीक्षण किया जाए। भौतिक परीक्षण का मतलब यह हो गया कि जो भौतिकता के आधार पे हो, मतलब कि देख करके हो, सूंघ करके हो, ठीक है, या छू करके हो, या उसकी मात्रा को तौल करके हो। तो ये जो परीक्षण होता है भौतिकता के आधार पे कहा जाता है। तो पहले भौतिक परीक्षण की बात करते हैं। भौतिक परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो भौतिक परीक्षण में अगर देखें तो भौतिक परीक्षण में सबसे पहले बोलकर या रोगी को बुलवाकर परीक्षण कराया जाता है, मतलब कि उससे रोग की प्रकृति या रोग के बारे में पूछ करके, मतलब शब्द परीक्षण के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, शब्द परीक्षण के अंतर्गत। उसी तरह से अगर उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ को देख करके, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ में अगर भौतिक परीक्षण करेंगे तो मल का अगर परीक्षण करना है तो मल परीक्षण में उसकी मात्रा, गंध और रंग इत्यादि जो है इसको देख करके हम रोग प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ में अगर मल को रखा जाए तो मल की मात्रा, गंध और रंग जो है उसको देख करके वैद्य या जो चिकित्सक है निर्धारित करता है कि कैसे बीमारियां हैं, बीमारी की प्रकृति क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यदि रंग की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति विशेष का मल जो है काले रंग का हो रहा है तो इससे यह निर्धारण हो जाता है कि उसके शरीर में आयरन का जो उत्पाद है ज्यादा है, या वह आयरन की गोली भी अगर खा रहा है तो उसका मल का रंग जो है काले रंग का होगा। मल की जो मात्रा है वह सामान्य ही होनी चाहिए, न तो ज्यादा अत्यधिक होना चाहिए न ही कम। जितना हम खाते हैं उसका अर्धांश जो है मल पदार्थ बनता है। अगर बार बार मल त्याग कर रहे हैं तो वो बीमारी की श्रेणी में आएगा। गंध की बात करेंगे, यदि बहुत ही दुर्गंध युक्त मल हो रहा है तो यह भी रोग संकेत करता है। मूत्र की भी बात करेंगे तो मूत्र में भी रंग देख करके, उसकी मात्रा देख करके हम बीमारी का पता लगाते हैं। तो एक तो हो गया अपशिष्ट पदार्थ जिसमें मल की प्रकृति या मल के आधार पे हम बीमारी के बारे में पता लगा रहे हैं, तो भौतिक परीक्षण है। उसी के अंतर्गत एक और है जिसको हम कहते हैं जिह्वा परीक्षण। जिह्वा, जिसमें जीभ के रंग को देख करके हम ये पता लगाते हैं कि शरीर में कौन सा रोग हुआ है। अधिकांशतः जो लीवर की बीमारियां हैं, लीवर जिसको हम यकृत कहते हैं, तो जी अधिकांशतः जो यकृत की बीमारियां हुआ जिह्वा परीक्षण करके पता चल जाती हैं। जिह्वा परीक्षण से हम उन बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो भौतिक परीक्षण में ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो चीजें सामने से देख करके पता चल रही हैं, रोग की प्रकृति या अवस्था के बारे में बता रही हैं, वो सारे परीक्षण भौतिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं रासायनिक परीक्षण के ऊपर कि रासायनिक परीक्षण क्या है और रासायनिक परीक्षण में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई हैं।
भौतिक परीक्षण में ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रासायनिक परीक्षण में जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रासायनिक परीक्षण क्या है? ऐसा परीक्षण जिनमें शरीर के नमूने को लिया जाए, या सैंपल जिसको बोलते हैं, शरीर से सैंपल ले करके रसायन के साथ उसको प्रयुक्त किया जाए या मिला करके अभिक्रिया करा करके कुछ चीजें हैं जिनको देख करके हम यह निश्चित करते हैं कि रोगी की रोग प्रकृति क्या है या रोग की अवस्था एक क्या है या रोगी किस रोग से ग्रसित है। तो रासायनिक परीक्षण में अगर देखें तो रक्त की जांच जो है वो रासायनिक परीक्षण के अंतर्गत ही आती है। तो रक्त की जांच में यदि हमें समूहन की जांच करनी है, समूहन देखना है, या हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है, हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखनी है, या हीमोग्लोबिन के कणों की संख्या पता लगानी है, तो जब तक हम रासायनिक परीक्षण या आंतरिक रूप से रक्त का नमूना नहीं प्राप्त करते हैं और हम रसायन का प्रयोग करके उसके साथ अभिक्रिया नहीं कराते हैं, तब तक हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि रक्त की जांच में उसका HB क्या है। या उसी तरह से यदि किसी के रक्त में किसी प्रकार का संक्रमण है तो उस संक्रमण का पता लगाने के लिए भी हमें रासायनिक परीक्षण करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी रासायनिक परीक्षण में बस प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके और कुछ जो परजीवी हैं या सूक्ष्मजीव हैं उनकी संख्या का पता भी लगाया जा सकता है, तो उसको हम रासायनिक परीक्षण में नहीं रखेंगे, वो भौतिक परीक्षण के अंतर्गत चला जाएगा। तो कभी कभी कई जगह बताया भी गया है कि परीक्षण में सूक्ष्मदर्शी परीक्षण भी एक तरह के परीक्षण में आता है, लेकिन जब भौतिक परीक्षण आप लिखेंगे तो उसमें आप सूक्ष्मदर्शी परीक्षण डायरेक्टली दर्शा सकते हैं। तो परीक्षण किस लिए आवश्यक है? अगर प्रश्न पूछा जाए परीक्षण किस लिए आवश्यक है, तो परीक्षण क्या है? निदान का ही एक अंग है जो कि निर्धारित करता है कि मनुष्य के शरीर में बीमारी किस तरह की पल रही है, कौन सी बीमारी हो रही है। जब निदान पता चल जाता है, रोग कारण या कारक पता चल जाता है, तो चिकित्सा करना बहुत सामान्य हो जाती है, आसान हो जाती है। तो ये हो गया परीक्षण और निदान की बात। इसके बाद से आपके सिलेबस में परीक्षण के बाद से आपके सिलेबस में वस्त्र है और फिर रोगी की शैया है। अब वस्त्र की बात कर लेते हैं। वस्त्र के बाद से आपका शैया है, शैया को डिटेल में पढ़ना है। वस्त्र, अब वस्त्र की बात करेंगे तो रोगी कहीं टूर पे नहीं गया है, वो कहाँ है? अस्पताल में है। तो अस्पताल में है तो खूब ज्यादा कपड़ा तो पहनना नहीं है, लेकिन जो भी कपड़ा पहनना है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और विसंक्रमित होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए। तो विसंक्रमित का मतलब क्या? हमें उसे स्टरलाइज करना होगा। इसके बारे में बात करेंगे तो रोगी अगर अस्पताल में भर्ती है और उसके वस्त्र से संबंधित अगर बात करेंगे तो उसके वस्त्र जो है स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और विसंक्रमित होने चाहिए। लेकिन अगर वही उसके अभिभावक उसके साथ हैं और परिचर्या करने के लिए परिचारक या उपचारिका को कार्य मिला हुआ है रोगी का, तो वहां पे हमें यह निर्धारित करना है या इसको समझना है कि जो अभिभावक हैं उनके वस्त्र अगर धुल सकते हैं या प्रयोग में रोगी अगर ले रहा है तो उसको साफ उनके अभिभावक कर सकते हैं और उनको वहां पे रखा गया है, तब वहां पे दायित्व आपका नहीं बनता है कि आप वस्त्र की सफाई करेंगे या उनका विसंक्रमण करेंगे। लेकिन यदि रोगी के साथ कोई अभिभावक वहां पे उपस्थित नहीं है तो पूरा जो वस्त्र को साफ करने का जो कार्य है वो आपके द्वारा किया जाएगा या करवाया जाएगा। और यदि रोगी के वस्त्र की साफ सफाई वार्ड प्रबंधन के अंतर्गत आती है या वार्ड के कर्मचारी के द्वारा कराई जाती है, तो सबसे पहले यह निर्धारित करना है कि रोगी के पास जो कपड़े हैं उसको प्रयोग में न लिया जाए। सबसे जरूरी जो बात है, रोगी के जो कपड़े हैं, रोगी जो पहन करके आया था या रोगी के कपड़े वह वार्ड में प्रयोग में नहीं लेगा या उसको वर्जित किया जाए।
वह वर्जित होगा। रोगी जो कपड़े पहन करके आया था उसको अस्पताल में वर्जित किया गया, और जो कपड़े हमारे हैं, मतलब कि अस्पताल प्रशासन ने या अस्पताल प्रबंधन के द्वारा प्रयोग में दिए गए हैं, उसी वस्त्रों को प्रयोग रोगी को करने के लिए दिया जाए। जिसमें जैसे आप गाउन पहन करके प्रयोग में जो भी अस्पताल में जो कार्य है या शल्य क्रिया में आप जो वैद्य के साथ या चिकित्सक के साथ कार्य का निर्वहन करते हो, तो उसके अंतर्गत जो रोगी को भी वस्त्र दिए जाते हैं वो भी गाउन की कैटेगरी में या गाउन की श्रृंखला में ही आते हैं, जिनको पहनाना और निकालना बहुत आसान होता है। तो इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है कि जो रोगी के वस्त्र होंगे अस्पताल में वह उसके नहीं होंगे, वह आतुरालय के ही होंगे, अस्पताल के ही होंगे, ताकि उनका प्रबंधन आसानी से अस्पताल में किया जा सके। जब रोगी को शैय्या प्रदान कर दी जाती है तो शैय्या प्रदान के उपरांत ही अगर रोगी अत्यधिक समय के लिए वहां पे चिकित्सा कार्य हेतु उपस्थित है तो उसको वस्त्र भी प्रदान किए जाएंगे, और वस्त्र एक पहनने के बाद से अगले दिन उसको बदल करके फिर दूसरा वस्त्र विसंक्रमण के बाद बढ़िया से धुला हो, साफ सुथरा हो, तो फिर रोगी को वह पहुंचाया भी जाए या रोगी को वह दिया जाए। तो यह अस्पताल प्रशासन या अस्पताल में जो वार्ड में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका कार्य होता है। तो ये हो गई बात आपके वस्त्र की। अब अगली वीडियो जो आएगी आपकी परिचर्या से ही रिलेटेड होगी, और उसमें जो है शैय्या प्रबंधन के ऊपर बात की जाएगी, शैय्या के प्रकार के ऊपर बात की जाएगी। और ये जो दोनों टॉपिक हैं, शैय्या प्रबंधन और शैय्या के प्रकार, इन पे डिटेल में बात करेंगे और ऐसे आपको बताया जाएगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमेशा की तरह फिर से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाए, और आप सभी का काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो परेशान हैं, क्लासेस जिनकी नहीं चल रही है या भर्ती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वहां तक वीडियो आप पहुंचा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।